प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व पढ़ा था एक ध्रुवीय राष्ट्र बन जाने के कारण, आज हम अध्याय नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, पार्ट नंबर 1, अध्याय नंबर 4। विकल्प का मतलब होता ऑप्शन। पहले दुनिया में दो ही खेमे थे, अमेरिका और सोवियत संघ का। अब 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय राष्ट्र रह गया, यानी एक का ही वर्चस्व रहा, जो हमने पूर्व के पार्ट में पढ़ा था। अब हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो यूरोप महाद्वीप में उनके देशों ने मिलकर अपना एक ही संघ, अलग से संघ या संगठन बनाया, जिसे हम यूरोपीय संघ कहते हैं। तो उस संघ में शामिल जितने भी राष्ट्र थे उनकी मुद्रा एक होती थी, जैसे विश्व का एक झंडा होता उसी प्रकार उसका एक अलग संविधान तो नहीं था, लेकिन एक उनका अलग ही एक झंडा भी हुआ करता था। तो मतलब जो यूरोप महाद्वीप के देश थे उन्होंने एक अपना अलग संगठन बना लिया था। मतलब वो अमेरिका के इनके किसी के पक्ष में दबाव में नहीं थे, अपना अलग ही विकल्प या अलग ही ऑप्शन उन्होंने निकाल लिया अपने महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप का। और यूरोप महाद्वीप में जो जितने भी देश हैं जो उनमें शामिल थे हुए, तो उनका एक संगठन बना लिया, संघ बना लिया, जिसे यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता। यूरोपीय संघ की क्या मुद्रा थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ का प्रभाव क्या था, सैनिक क्षेत्र में क्या था, आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव था, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जैसे मान लो कोई भारत एक एशिया महाद्वीप, तो एशिया संघ बना लिया मान लो, तो उसमें भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, चीन है, ऐसे उस महाद्वीप के देशों ने एक संघ बना ले, तो वो महाद्वीप क्या होगा, एक पहले से सुदृढ़ हो जाएगा। क्योंकि महाद्वीप एक होगा तो विदेशी ताकतें उनको आँख नहीं दिखा पाएगी, वो एक रहेंगे तो विदेशी जो शक्तिशाली राष्ट्र है उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार ये जो यूरोपीय संघ था, उन्होंने यूरोप महाद्वीप के देशों ने एक संघ बनाया, जिनकी अलग ही एक सबकी एक ही मुद्रा यानी करेंसी हुआ करती थी, और उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना। तो इसमें लिखें आप सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो एक पैराग्राफ लिखते हैं हम। सन 1991 में, ये सन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1991 में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन। 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। दो ध्रुवीयता का अंत हो गया एवं यूरोपीय देश, यूरोपीय मतलब यूरोप महाद्वीप के देश स्वतंत्र हो गए, क्योंकि पहले वो अलग अलग खेमों में बटे हुए थे। आधे अमेरिका के पक्ष में थे और आधे सोवियत संघ के पक्ष में थे। तो ये महाद्वीप तो एक ही था, लेकिन उस महाद्वीप में जो देश हैं वही आपस में क्या थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे। एक अमेरिका का पक्षधर था और दूसरा सोवियत संघ का पक्षधर था। तो उन महाद्वीप के देशों में आपस में फूट थी। लेकिन जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूरोपीय देश क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। आगे लिखेंगे अगली लाइन से, इन स्वतंत्र देशों के आपस में मिलने के कारण या एक होने के कारण, अब स्वतंत्र का मतलब वो किसी के नेतृत्व में अब किसी के अधीन काम नहीं करते थे। पहले वो अमेरिका के समर्थन में थे, सोवियत संघ के संग अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते थे। जो उनके नेतृत्व करता देश थे, जैसे कि एक अमेरिका और एक का सोवियत संघ था, तो उनके इशारों पर काम करते थे। तो अब ऐसा नहीं है कि वो अब स्वतंत्र निर्णय लेने लायक हो गए। कब हुए, जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। तो मिलने के कारण अमेरिका का वर्चस्व सीमित होने लगा के कारण अमेरिका का
वर्चस्व या उसकी जो धाक थी सीमित होने लगा, यानी कम होने लगा। यूरोप में यूरोपीय संघ का उदय हुआ। अब देखो यूरोप में क्या घटना घटी, यूरोप में यानी यूरोप महाद्वीप में यूरोपीय संघ का, यानी यूरोप महाद्वीप के देशों ने मिलकर एक संगठन बना लिया, उसको क्या कहते हैं, यूरोपीय संघ का उदय हुआ। मतलब उसमें यूरोप महाद्वीप के देश ही शामिल थे, नाम ही है यूरोपीय संघ, तो उसमें यूरोप महाद्वीप के देश हैं वो उस संगठन में शामिल हो गए। यूरोपीय संघ का उदय हुआ तथा एशिया में, एशिया जो महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा, एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसको क्या कहते हैं, आसियान। क्या कहते हैं, आसियान। तो इसको ऐसे लिखा, राष्ट्र लिख सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, राष्ट्र संगठन आसियान। तो आसियान का पूरा नाम बताइए, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। आप लिखेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, तो उसको बोलेंगे आसियान। का उदय हुआ। अब देखो यूरोपीय संघ में यूरोप महाद्वीप के देश शामिल हुए, इसी प्रकार आसियान में दक्षिण पूर्व जो एशिया महाद्वीप है, मान लो एशिया महाद्वीप का नक्शा है, ये तो दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया, तो दक्षिण पूर्व के जो देश थे उनका एक संगठन बना, उसको कहते हैं आसियान। साउथ और जो ईस्ट है, ईस्ट यानी पूर्व, साउथ और ईस्ट के जो देश हैं एशिया महाद्वीप में, उनका संगठन बना जिसे आसियान कहते हैं। तो आसियान का पूरा नाम क्या हो गया, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन। आगे पढ़ते हैं हम। आज विश्व में या संसार में अमेरिका के अलावा सत्ता के अन्य विकल्प यानी ऑप्शन विकल्प भी मौजूद हैं। ये नहीं कि हम अमेरिका, अब एक ध्रुव यानी अमेरिका ही वर्चस्वशाली देश बचा है तो हम उनके अधीन या उनके इशारों पर ही काम करें, ऐसा नहीं। हम एक विकल्प, जैसे अभी पढ़ा आसियान एक विकल्प था जिसमें हम एक ही महाद्वीप के अनेक देश आपस में मिलकर अपनी आर्थिक सैनिक शक्ति को उसकी पूर्ति कर सकते हैं। कि पहले तो क्या था कि हम अमेरिका पर निर्भर थे, हमें कोई हथियार खरीदना है, कोई आर्थिक गतिविधि करनी तो हमें उनकी तरफ देखना पड़ता था। तो अब एक महाद्वीप, उसमें सभी देश गरीब नहीं होते हैं, उसमें विकसित देश भी आपको मिलेंगे या प्रभावशाली देश में मिलेंगे। तो अब जब वो आपस में मिलकर काम करेंगे तो एक पड़ोसी की तरह काम करेंगे। वो जैसे मान लो दक्षिणी पूर्वी एशिया में जितने भी देश हैं महाद्वीप एशिया के, वो आपस में लड़ने झगड़ने की बजाय वो आपस में मिलकर काम करेंगे, मतलब एक परिवार के सदस्यों की तरह काम करेंगे, एक पड़ोसी की तरह काम करेंगे। तो एक देश दूसरे देश की आवश्यकता की पूर्ति कर लेगा, तो हमें जो शक्तिशाली देश है उनकी तरफ देखना नहीं पड़ेगा। और जब हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारी स्थिति पहले से भी बदतर हो जाएगी। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जिस प्रकार संकट के समय पड़ोसी काम आते, उसी प्रकार संकट के समय अगर हम उनसे मित्रता का व्यवहार रखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका से या दूसरे महाद्वीपों के देशों से हम जलन करें, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, इस सिद्धांत पर हम काम करें। लेकिन एक महाद्वीप में भी अगर हम अलग से संघ बना लें, आपस में एक पड़ोसी की तरह रहें, तो हमें जो शक्तिशाली देश है कहने का मतलब, तो उसके इशारों पर हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो उसमें एक पढ़ते हैं हम, सत्ता के विकल्प अमेरिका के अलावा।
वो विकल्प कौन सा है? यूरोपीय संघ। तो हम इस अध्याय में यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें हेडिंग डालिए यूरोपीय संघ। तो ये क्या है? इसमें लिखें यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। यह संघ कौन सा? यूरोपीय संघ। इसको बार बार नहीं लिखेंगे। यह संघ मतलब यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक, अब नाम यूरोपीय संघ तो उसमें कौन से महाद्वीप के देश हैं? यूरोप महाद्वीप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यानी केवल उसमें यूरोप महाद्वीप के देश ही शामिल हैं। आगे लिखेंगे यूरोपीय इस संघ का विश्व राजनीति में आर्थिक रूप से सैनिक, राजनीतिक व कूटनीतिक रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। द्वितीय युद्ध की समाप्ति के साथ ही, आगे लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 में समाप्त हुआ, विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही यूरोपीय देशों को कई प्रकार की, यानी जो यूरोप महाद्वीप के देश हैं उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें जो कौन सी समस्याएं थी जिनका सामना करना पड़ा। तो देखो इसमें हम नंबर 1 लगा के लिखेंगे। नंबर 1 कौन सी समस्याएं थी जिनमें यूरोपीय देशों की, अब जो यूरोपीय देश कौन से हैं? स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, और भी अनेक देश हैं जो यूरोप महाद्वीप में है। टर्की है, या जिसको तुर्की कहते हैं। तो जो यूरोप देश के जो महाद्वीप के जो देश हैं उनको क्या है, जो अर्थव्यवस्था थी वो उनकी चौपट हो गई थी। यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। नंबर 2 पे लिखेंगे यूरोप जिन मान्यताएं एवं व्यवस्थाओं पर टिका था, वे सभी नष्ट हो गई। तीसरी समस्या लिखेंगे यूरोप के देशों में प्राचीन समय से ही शत्रुता यानी
चली आ रही थी, चली आ रही थी। जैसे उदाहरण देखते हैं कि जो एशिया महाद्वीप से पाकिस्तान है, भारत एशिया महाद्वीप के देश हैं, पड़ोसी देश भी हैं, चीन भी है, लेकिन आपस में उनके सीमा विवाद अक्सर होते रहते हैं, यानी आपस में वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो एक नहीं हो पाते। तो उसी प्रकार यूरोप के देशों में भी प्राचीन समय से शत्रुता चली आ रही थी। अब देखो ये तो थी प्रमुख समस्याएं। अगले हेडिंग डालेंगे समस्याओं का निदान या समाधान। आगे लिखेंगे अलग डेट के पेन से हेडिंग डाल लें, समस्याओं का निदान यानी उपाय। इसमें लिखेंगे हमें नंबर 1 लगा के, शीत युद्ध से यूरोप के देशों का मेल मिलाप यानी मिलना जुलना, मेल मिलाप को बढ़ावा मिला। दूसरा, अमेरिका ने भी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन यानी दोबारा स्थापित करने के लिए ज़बरदस्ती सहायता की। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए क्या की, ज़बरदस्त सहायता की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। 3 पे लिखेंगे हमें निदान में, मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों के विकास के लिए यूरोप महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिम के जो देश थे के विकास के लिए सन 1948 में जो पश्चिमी खेमा था वो किसके साथ था, अमेरिका के साथ था। इसलिए तो पश्चिमी यूरोप के देश जब 2 ध्रुव थे विश्व में, तब किन के साथ थे, अमेरिका के साथ थे, और पूर्वी यूरोप के देश किन के साथ थे, सोवियत संघ के साथ थे। तो इसलिए पश्चिमी देशों की सहायता की अमेरिका ने, क्योंकि वो उसका पक्षधर था। तो 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में सहयोग संगठन की स्थापना की गई। नंबर 4 पे देखें, सन 1949 में यूरोपीय परिषद ने राजनीतिक सहयोग को भी बढ़ावा दिया। 5वां निदान पढ़ेंगे हम, सन 1957 में यूरोप महाद्वीप
इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन किया गया, निर्माण किया गया, जिसमें या जिसके फलस्वरूप मतलब परिणाम स्वरूप यूरोप के पूंजीवादी देशों की अमेरिका भी कौन सा था, पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया। आगे नंबर 6 पे लिखेंगे हमें यूरोपीय संघ, जो यूरोप महाद्वीप के देशों का एक संगठन था। तो यूरोपीय संघ एक विशाल यानी बड़े राष्ट्र राज्य, मतलब राष्ट्र देश तो अलग अलग थे लेकिन उन्होंने सबने मिलकर एक संगठन बना दी यूरोपीय संघ। तो एक देश की भांति वो काम करने लगा, एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। हालांकि यूरोपीय संघ का कोई संविधान नहीं बन सका। संविधान मतलब जिसमें कोई देश को चलाने के नियम कायदे लिखे होते हैं, संविधान नहीं बन सका। यानी हर देश का अलग अलग संविधान तो होता है उस देश को चलाने के लिए। ये यूरोप महाद्वीप के जो देशों का संगठन बना, तो उन देशों ने अपना कोई अलग से संविधान नहीं बनाया कि हमें यूरोपीय संघ के क्या नियम कानून या नियम उसको किस प्रकार चलाना, उसका कोई अलग से संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया या नहीं बन सका। फिर भी यानी इसके बावजूद भी इसका अपना झंडा, अब ये नहीं, यूरोप के जो देश थे यूरोपीय संघ में शामिल, तो उन हर राष्ट्र का अलग अलग एक झंडा होता है जो उसको राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधता है। तो झंडा तो हर देश का अलग अलग था ही, लेकिन जो यूरोपीय संघ था, जैसे मान लो 10, 27, 28 जो भी देश थे यूरोपीय संघ में शामिल देश थे, तो उनका अलग अलग तो देश का झंडा होता ही है। उसके अलावा उन संपूर्ण देशों का एक अलग से झंडा भी बनाया गया जो यूरोपीय संघ का क्या था, प्रतीक था। तो यूरोपीय संघ का झंडा, गान, जैसे हम राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गाते हैं, तो उनका एक अलग ही गान, किसका, यूरोपीय संघ का, देश का नहीं। स्थापना दिवस जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी तो प्रतिवर्ष स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एवं अपनी मुद्रा यानी करेंसी। अब देखो यूरोपीय देश में शामिल जितने भी देश हैं तो उनकी अलग से मुद्रा है यानी करेंसी है, सबकी एक ही। जैसे मान लो उसमें 27, 28, 20 जो भी देश हैं, तो उसमें ये नहीं कि एक में रुपया चल रहा है, एक में डॉलर चल रहा है, एक में अलग ही मुद्रा चल रही है, ऐसा नहीं है। यानी यूरोपीय देश में शामिल जितने भी देश हैं उनकी जो मुद्रा है, उनकी जो करेंसी, वो भी क्या होगी, एक ही होगी। तो यूरोपीय संघ में शामिल जितने भी देश हैं उनका अपना एक झंडा, गान और स्थापना दिवस और अपनी एक ही मुद्रा यानी करेंसी। यानी उन देशों में शामिल, उस संघ में शामिल देशों की जो करेंसी है वो एक ही होगी, उनकी करेंसी अलग अलग नहीं हो सकती। इक्वलिटी लाने के लिए ऐसा किया गया। तो यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में पढ़ेंगे हम, तो इसी में आगे लिख लें अलग से हेडिंग डाल के, यूरोपीय संघ का झंडा।
इसमें लिखेंगे यूरोपीय संघ के या इस संघ के, यूरोपीय संघ पढ़ रहे हम, इस संघ के झंडे में सोने के रंग के, यानी सोने के जो गोल्डन कलर है रंग के 12 सितारों का, 12 सितारे यानी स्टार तारे, सितारों का घेरा है जो यूरोप में लोगों की एकता एवं मेल मिलाप का प्रतीक है। यूरोप में 12 की संख्या को पूर्णता, समग्रता यानी व्यापकता एवं एकता का प्रतीक माना जाता है। और तो इन अंकों में भी शुभ और अशुभ देखा जाता है। तो यूरोपीय संघ का जो झंडा बनाएगा, जैसे भारत का तिरंगा तो हर देश का अलग है, तो देश का तो था ही, लेकिन ये किसी देश विशेष का झंडा नहीं था। यूरोपीय संघ का जो झंडा था उसमें गोल्डन कलर के 12 सितारे थे का एक घेरा था जो एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। और यूरोपीय संघ में जो 12 का जो अंक है, 12 की जो संख्या, उसको पूर्णता का प्रतीक माना गया है, समग्रता यानी व्यापकता का प्रतीक माना गया है एवं एकता का प्रतीक माना गया है। इसलिए उसमें 12 सितारे या स्टार को दर्शाया गया है। अब देखो इसमें अगले पृष्ठ पे देखते हैं हम। वो इस प्रकार था, जैसे मान लो ये आयताकार में है, जैसे अपना तिरंगा उस प्रकार, तो इसमें इस प्रकार वो झंडा था। इसमें यूरोपीय संघ में जैसे कि हमने नीचे बैकग्राउंड में कलर भर दिया नीला पूरे में, फिर उसके ऊपर जैसे इसमें कलर भर दिया, उसके बाद इसमें 12 स्टार लगा दिए। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार का वो वहाँ का यूरोपीय संघ का झंडा था, जिसमें ये इनका आयताकार हो गया और उसके बाद में उसमें 12 स्टार लगा दिए गए, यानी सितारे लगा दिए गए। तो ये एकता का 12 क्यों लगाए, क्योंकि एकता का प्रतीक माना जाता है, समग्रता यानी व्यापकता का, और इसका पूर्णता का प्रतीक माना गया। ये यूरोपीय संघ का झंडा होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना, इसका कलर कैसा था, गोल्डन, कैसा था, गोल्डन कलर था। और सितारे कितने थे, 12 की संख्या में। 12 की संख्या में क्यों थे, इसका कारण आपको बता दिया। तो ये तो कंप्लीट हो गया कौन सा, समस्याओं का निदान, यानी यूरोपीय संघ की समस्याओं का निदान, उसको हमने 6 पॉइंट में कवर किया। अब आगे पढ़ेंगे हम यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन के रूप में। रेडिंग डालेंगे, यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन के रूप में। अब इसको क्षेत्रीय संगठन क्यों कहेंगे, क्योंकि एक महाद्वीप तक ही सीमित था, एक महाद्वीप का संगठन था, तो ये क्षेत्र विशेष का हो गया, तो ये क्षेत्रीय संगठन हो गया। तो इसमें देखो पहले तो इसके बारे में 2-4 लाइन लिखते हैं, इसमें जानकारी प्राप्त करते हुए प्रभाव कौन से क्षेत्र में, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक क्षेत्र में जो प्रभाव है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आसियान के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहले देखो इसमें लिखते हैं हम यूरोपीय संघ या यह संघ या इस लिखें इस संघ का
आर्थिक, राजनीतिक कूटनीतिक एवं सैनिक प्रभाव बहुत ही ज़बरदस्त है, जो किसको यूरोपीय संघ को प्रभावशाली या प्रभावी बनाता है। तो अब देखो उसके कौन कौन से क्षेत्र में प्रभाव पड़े, तो पहले उसके आप नाम लिख लें। नंबर 1, कौन से क्षेत्र में प्रभाव? आर्थिक क्षेत्र में, तो आर्थिक प्रभाव या आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव कैसे भी लिख सकते हैं? आर्थिक प्रभाव। नंबर 2 लिख सकते हैं आप राजनीतिक एवं इसी में लिख लेंगे कूटनीतिक प्रभाव। और तीसरा पढ़ेंगे हम सैनिक प्रभाव। तो प्रश्न क्या बनेगा? यूरोपीय संघ का एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन को समझाइए, या यूरोपीय संघ का आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, यूरोपीय संघ का राजनीतिक व कूटनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, या यूरोपीय संघ के सैनिक प्रभाव को समझाइए कि विश्व राजनीति में या पूरी दुनिया में या आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ का क्या प्रभाव पड़ा, या विश्व राजनीति पर यूरोपीय संघ के राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव को समझाइए या उसका सैनिक प्रभाव को बताइए। तो इसमें नंबर 1 लगा के लिखेंगे हम पहला आर्थिक प्रभाव। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम आर्थिक प्रभाव। अब इसको रेड के पेन से लिख लें हम, ये पॉइंट हो गया अपना आर्थिक प्रभाव। इसमें देखें यूरोपीय संघ में या इस संघ में 2005 में विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका घरेलू उत्पादन, जिसको जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पादन, यानी अकेले इस यूरोपीय संघ की बात करें हम 12,000 अरब डॉलर। डॉलर कहाँ की करेंसी है? अमेरिका की। डॉलर से ज़्यादा थी, जो अमेरिका से थोड़ा ज़्यादा ही था। अब देखो जो 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा इसकी घरेलू उत्पादन था, जो अमेरिका से भी की अर्थव्यवस्था भी से भी क्या था? ज़्यादा था। आगे लिखेंगे इसकी यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो, ये याद रखेंगे, इसको रेखांकित कर लेंगे। यूरोपीय संघ की मुद्रा की थी यूरो, इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के लिए, इसको भी रेखांकित कर लेंगे। अमेरिका की मुद्रा का करेंसी का क्या नाम है? डॉलर। भारत की पूछे तो रुपया। अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती थी, डॉलर के लिए खतरा बन सकती थी। तो आर्थिक प्रभाव हो गया इसका विश्व राजनीति पर, विश्व में। इसकी विश्व व्यापार में बहुत अधिक बढ़त है, इसकी यूरो की। इसकी विश्व व्यापार
में भी बहुत अधिक बढ़त है जिससे यह व्यापारिक मामलों में अब देखो, जैसे रुपया भारत अमेरिका से कोई भी डिफेंस से संबंधित या कोई भी आयात निर्यात करता है तो वहाँ रुपया नहीं चलता, तो अमेरिका भारत को अमेरिका की डॉलर में उस रकम को अदा करना पड़ेगा। या अमेरिका भारत से कोई व्यापार करता तो भारत में डॉलर नहीं चलता, तो वो उसकी करेंसी को कन्वर्ट करके वो क्या करेगा, रुपए में हमें जो पैसा वो अदा करेगा। तो जिनकी ये करेंसी की रकम ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे भारत की ₹1 में $1 में तो 65-66 ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो 65-60 के बीच में क्या है, डॉलर है, यानी $1 में भारत के 60 या 65 रुपये होते हैं। तो उससे पता चलता है कि डॉलर कितना मजबूत है। व्यापारिक मामलों में अमेरिका एवं चीन से यूरोपीय संघ पूरी दोस्त या रोब के साथ, ये सब लिख सकते हैं, पूरी रोब के साथ बात करता है। इसका ये प्रभाव, किसका, यूरोपीय संघ का, इसका यह प्रभाव एशिया एवं अफ्रीका के दूर दराज के क्षेत्रों पर भी है। दूर दराज के क्षेत्रों पर भी है। तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उनके ऊपर भी यूरोपीय संघ का काफ़ी प्रभाव है। तो ये हमने पहला पढ़ लिया आर्थिक प्रभाव। तो इसमें हम अमेरिका का उदाहरण देंगे और $12,000 से ज़्यादा इनका क्या था, घरेलू, इस आंकड़े को हम याद रखेंगे जो अमेरिका के घरेलू उत्पादन से भी थोड़ा ज़्यादा था। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हमें 2 नंबर लगा के। दूसरा प्रभाव हमने लिखा था राजनीतिक या राजनीतिक भी लिख सकते हैं आप, एवं कूटनीतिक प्रभाव। इसमें लिखे इसके 2 सदस्य देश, इसके सोवियत संघ के, इसके 2 सदस्य देश। तो यूरोपीय संघ का मतलब ये नहीं कि यूरोप महाद्वीप में शामिल सारे देश यूरोपीय संघ में, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो यूरोप महाद्वीप में मान लो उदाहरण के लिए 100 देश हैं, तो किसी देश ने यूरोपीय संघ की शुरुआत की, बनाया, तो उसमें मान लो 20 देश भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 27 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जिनकी ये इच्छा पर निर्भर था कि उस संघ में, जैसे हमने आसियान पढ़ा, आगे पढ़ेंगे हम दक्षिणी पूर्वी एशियाई, तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में दक्षिण में ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे देश ही उसके सदस्य बने, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। तो इसके सदस्य देश ब्रिटेन, इसको इंग्लैंड कहते हैं, एवं फ्रांस, इसकी राजधानी पेरिस है जो दुनिया का खूबसूरत शहर भी है। फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो देखो यूएनओ की जो संस्था है उसके जो 6 अंग होते हैं, उसमें एक अंग का नाम है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, जिसमें कुल सदस्य राष्ट्र 15 हैं और स्थायी 5 है। तो स्थायी सदस्य हैं तो इन 5 में चीन भी है, आपको पता होना चाहिए, अमेरिका भी है, इसमें फ्रांस और हमने ब्रिटेन पढ़ा, 2 इनके स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं किसके, यूएनओ के। तो हमने पढ़ा कि यूएनओ के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं
या जो वीटो पावर आपने सुना होगा, तो इसमें जो 5 सदस्य देश हैं वही वीटो कर सकते हैं। कौन से हैं? स्थायी देश हैं। तभी तो नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद भारत भी क्या है, उसे जो अस्थायी देश हैं 10, उनमें तो वो जगह बना चुका है। लेकिन स्थायी देशों की संख्या में यानी उनकी संख्या यानी सुरक्षा परिषद का विस्तार करके भारत जर्मनी देशों उनकी मांग करें कि हमें भी सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाए। इसकी विस्तार की चर्चा की जा रही है, क्योंकि ये विश्व में अपना प्रभाव रखते हैं, क्योंकि इनको किसी भी मामले में वीटो करने का अधिकार है। तो इस पॉइंट को पूरा कर लेते हैं। हमें स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा ब्रिटेन व फ्रांस के अलावा कई देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है। तो अस्थायी कितने हैं? 10 सीट हैं, टोटल 15 हैं। आगे लिखेंगे, चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं पर्यावरण विनाश के मामलों पर कूटनीति, आर्थिक निवेश लिखेंगे, आर्थिक निवेश एवं बातचीत की नीति प्रभावी हुई है। तो ये तो पढ़ा हमने राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव, यानी राजनीति या कूटनीति के क्षेत्र में इनका प्रभाव है ब्रिटेन और फ्रांस का, क्योंकि ये क्या है, यूएनओ के स्थायी सदस्यों में शामिल है। अंतिम प्रभाव पढ़ेंगे हम तीसरा, सैनिक प्रभाव। 3 ही प्रभाव थे इसमें, पॉइंट हमने लिखाए थे। सैनिक प्रभाव में लिखें आप, सैनिक शक्ति के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास, इन्हीं कई देशों का संगठन, तो इसकी सेना भी क्या होगी, बड़ी होगी। यूरोपीय संघ के पास विश्व की या संसार की दूसरी बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद किसका, एक देश का नहीं, पूरे यूरोप जो संघ में शामिल देश है, तो यूरोपीय संघ का बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। सबसे पे नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका, और दूसरे पे यूरोपीय संघ, देश नहीं, यूरोपीय संघ। इसके 2 स्थायी देशों, इस संघ के 2 स्थायी देश किसमें, यूएनओ में। स्थायी देशों ब्रिटेन व फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान, आगे लिखेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान, अलग अलग पॉइंट बना के लिख लेंगे, इसमें अच्छी तरह से याद रहे। अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के मामले में, प्रौद्योगिकी में भी यूरोपीय संघ का विश्व में दूसरा स्थान है।
में भी यूरोपीय संघ का विश्व में दूसरा स्थान है। अब सैनिक प्रभाव में देखो, सैनिक शक्ति के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी सेना है। इसके पास सैनिक है तो नाम ही सैनिक है, तो इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और इसका कुल जो रक्षा बजट है यानी सेना के ऊपर, डिफेंस के ऊपर जो खर्चा करता है यूरोपीय संघ। अब जैसे यूरोपीय संघ अभी मैंने बताया किसी एक देश का नाम नहीं है, उस महाद्वीप में शामिल देशों का एक संगठन है। जैसे इसमें उदाहरण दिया ब्रिटेन और फ्रांस का, तो ब्रिटेन अलग देश है, फ्रांस अलग देश है, और भी इसमें जो शामिल देश हैं, तो उनका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यानी अमेरिका का अलग एक तरफ है, अमेरिका एक देश है, और इसमें पूरे देशों का मिलाकर अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पे है। इस संघ में यानी यूरोपीय संघ में शामिल जो स्थायी देश, अभी इनका ही उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि यूरोप महाद्वीप के जो 2 देश हैं ये किस में शामिल हैं, यूएनओ की सुरक्षा सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 15 सदस्य राष्ट्र होते हैं जिसमें 5 स्थायी हैं, तो ये स्थायी देशों में शामिल है। तो इसको वीटो करने का अधिकार, अमेरिका को भी वीटो करने का अधिकार, क्योंकि अमेरिका भी किसका सदस्य है, यूएनओ का स्थायी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, और ये भी स्थायी सदस्य हैं। तो इससे उनको कंपेयर किया गया है। तो इनके पास भी परमाणु हथियार है और इनके पास भी परमाणु हथियार है। तो इसका से दुनिया में ये यूरोपीय संघ प्रभाव रखता है। अंतरिक्ष विज्ञान यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के मामले में भी यूरोपीय संघ का विश्व में दूसरा स्थान है। तो हमने यूरोपीय संघ के बारे में, संघ का जो प्रभाव था सैनिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे के वीडियो में हम जो नेक्स्ट वीडियो में आसियान, जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आसियान। तब तक के लिए धन्यवाद।